अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो सवाल मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज IAS 7 से रिलेटेड है। इसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर जो है लेके जाऊंगा और मैं आपको ये सिखाऊंगा कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज आप कैसे बनाते हैं अगर आप एक FR या F7 के जो है वो आप स्टूडेंट हैं। मेरी अजम्पशन ये है कि आप लोग जो है वो F3 पास करके आए हुए हैं और आपने जो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज क्या होती है, उसका फॉर्मेट क्या होता है और आप जो है वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज कैसे बनाते हैं, उसमें एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो किस तरीके से आप जो है उसमें चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते हैं, ये थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आपके पास होगा। इन केस अगर आपको बिल्कुल भी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज नहीं आती, बहुत अरसे बाद अगर आप F7 पढ़ रहे हैं या आपने F3 में कैश फ्लो नहीं पढ़ी थी या आपका बहुत ज़्यादा गैप आ गया जिसके से आपको सब कुछ भूल गया है, तो उस सूरत हाल में आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फिर मैं उसमें ऐसी एक वीडियो डाल सकता हूँ जिसमें बिल्कुल F3 लेवल की कैश फ्लो सिखा के फिर आपको F7 लेवल की कैश फ्लो के ऊपर लाया जा सके। तो ये काम जो है वो हो सकता है। तो मैंने कुछ फॉर्मेट्स और कुछ टेम्पलेट्स जो है बना के रखे हैं, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो यू कैन राइट मी, आई विल आंसर दैट। सबसे पहले जो है वो हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ेंगे और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है जी, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 30 September 2023 एंड एन एनालिसिस ऑफ ई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इस सवाल की दो रिक्वायरमेंट है, मैं एक के ऊपर काम करूंगा, मैं सिर्फ आपको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बना के दिखाऊंगा। ये सवाल मैंने कैप्लन की जो बुक है उससे चूज़ किया है, स्टडी टेक्स्ट से। इसका नाम जो है वो हॉलीवुड है, आप देख सकते हैं, और ये टेस्ट अंडरस्टैंडिंग वन है। वेरी गुड एग्जाम्पल, अ सिंपल एग्जाम्पल। तो यहाँ से इसमें और भी टेस्ट अंडरस्टैंडिंग और एग्जाम्पल्स हैं जिसको मैं बाद में जिसकी वीडियोस अपलोड करूँगा। सबसे पहली चीज़, कैश फ्लो स्टेटमेंट को स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाने के लिए आपके पास जो है वो एक अप्रोच ये है कि आप पहले से ही सारा फॉर्मेट लिख के रख लें। आई विल जस्ट गिव यू अ क्विक ग्लैंस। जैसे ये सवाल मैंने सॉल्व किया हुआ है, इसमें पहले से ये फॉर्मेट बना हुआ है। सो मैंने सिर्फ फॉर्मेट पहले से लिख के रख लिया और फिर मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी। एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है। मैं इस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक और अप्रोच से जो है वो चलता हूँ। मेरी अप्रोच डिफरेंट है। मैं जो है वो फॉर्मेट में कुछ भी नहीं लिखता हूँ। ठीक है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना काम किया हुआ है कि मैंने तीन चीज़ें की हैं। मैंने जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जो कि मुझे पता है सबसे पहला हेड है कैश फ्लो का, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो सेकंड हेड है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो कि तीसरा हेड है, ये मैंने बना के रखा है। इसके अलावा मुझे ये बात पता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में एडजस्टमेंट्स होती हैं, नॉन कैश आइटम्स की, और वर्किंग कैपिटल चेंजेस इसमें आते हैं। इसके अलावा मुझे ये बात पता है कि जब आप मल्टीपल चीज़ों को इसमें सॉल्व करेंगे तो आपके पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा। इसके बाद हम कुछ चीज़ों को ट्रीट करेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आएगी, क्योंकि मुझे फॉर्मेट याद है। देखिए, मैंने आपको कहा है कि आपको F3 लेवल की कैश फ्लो आनी चाहिए। फिर उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, इसमें कुछ चीज़ें इनकॉर्पोरेट करूँगा तो मेरे पास नेट आंसर आ जाएगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है, इसमें कुछ चीज़ें इनकॉर्पोरेट करूँगा, नेट आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद जो है मैं जो हूँ वो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट जो है वो कर लेता हूँ। मुझे ये एक इमेजिनेशन है कि ये चीज़ें यहाँ पर आ रही होंगी। अब इसमें ये है कि मेरे पास दो ऑप्शन है, पहले से सब कुछ लिख के रख लूँगा और आंसर निकालूंगा। मैं ये नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि मैं पहले आपको इसकी बेस जो है वो समझा दूँ। आपका फॉर्मेट ऑटोमेटिक बनेगा, आपने सिर्फ हेडिंग्स डालनी है और आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कौन से हेड में जो है वो आपके पास आती है। तो नाउ वी विल नॉट वेस्ट टाइम एंड वी विल जस्ट जंप ऑन टू द क्वेश्चन। देखिए, मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया है। पहले मैं आपके साथ वो टेबल ज़रा जो है वो शेयर कर दूँ और मैं टेबल वो आपको दिखा दूँ। देखिए, ये एक छोटा सा टेबल है, ठीक है ना। आई होप सो कि ये आपको ये अब आपको ये बिल्कुल पूरा जो है वो नज़र आ रहा होगा, सिवाय एक चीज़ के, 11 नंबर के। देखिए, इस सवाल में जितने भी आइटम्स जो है वो मैंने लिखे में, मतलब सवाल में लिखे में, मैंने हर आइटम के ऊपर जो है ना यहाँ पर कमेंट लिखा हुआ है, अगर आप गौर करें तो। ठीक है, मैंने जैसे मिसाल के तौर पे आपके सवाल में सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, तो मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर यहाँ लिखा है 1 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, आगे लिखा है मैंने अकाउंट। इस बात का मतलब है, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का आपने अकाउंट बनाना है। जब मैं आपको ये सामने पूरा सवाल सॉल्व कर दूंगा तो आपको तीन चीज़ें नज़र आएंगी पूरे सवाल में।
कुछ चीज़ों को मैंने अकाउंट बना के सॉल्व किया है, कुछ चीज़ों को जो है वो मैंने लाइन बाय लाइन सॉल्व किया है, और कुछ चीज़ों को मैं एक वर्किंग में लेके गया हूँ। ठीक है, ये आपको एंड में पता लग जाएगा। तो लिहाजा आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ को कैसे ट्रीट करना है। तो ये टेबल जो मैंने पूरा बनाया है, ये एक स्टूडेंट की आसानी के लिए बनाया है कि उसको ये पता हो कि अच्छा मैं कौन सा आइटम देखूंगा तो मैंने क्या करना है। सो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मैंने देखा, मुझे इसका अकाउंट बनाना है। ओके, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखूंगा, मैंने इसका अकाउंट बनाना है। इन्वेंट्री देखूंगा, ओके आई डोंट नीड एनी अकाउंट, मैं इसको लाइन बाय लाइन ट्रीट करूंगा। ट्रेड रिसीवर्स को लाइन बाय लाइन ट्रीट करूंगा। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड, और मैंने आगे यहाँ पर ना ही अकाउंट का वर्ड इस्तेमाल किया, ना ही मैंने यहाँ पर लाइन बाय लाइन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। यहाँ पर मैंने जो है वो वर्ड क्या इस्तेमाल किया, आगे कुछ भी नहीं किया, और मैंने आगे क्या लिखा हुआ है, वर्किंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो यहाँ पर मुझे ये पता लग रहा है कि इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की वर्किंग में जो है वो मैंने लेके जाना है। ठीक हो गया। तो लिहाजा हर चीज़ के ऊपर जो है मैंने आपको कुछ ना कुछ लिख के दिया है। तो मैं सवाल को स्टेप बाय स्टेप शुरू करता हूँ और मैं आपको चीज़ को समझाता हूँ इस टेबल की मदद से। तो मैं कोशिश मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप जब भी क्वेश्चन शुरू करें कैश फ्लो का, ठीक है, तो आप जो है वो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि आप एसओएफपी को देखेंगे। एसओएफपी आपने ओपन की, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपको नज़र आ रहा है। प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है आपके पास एसेट है, और इसके ऊपर मैंने कमेंट क्या मेंशन किया कि आपने यहाँ पर अकाउंट का इस्तेमाल करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो है वो आपके सामने अकाउंट बनाया, और मैंने यहाँ लिखा है CA स्टैंड्स फॉर कैरिंग अमाउंट। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यहाँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, तो मेरा यहाँ डाउट है कि ये कैरिंग अमाउंट के ऊपर जो है वो अकाउंट परमानेंटली बनाया गया है। मतलब यकीन हो रहा है, मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन डाउट किस लिए कह रहा हूँ, हो सकता है कि इसका ब्रेकअप नीचे दिया हुआ सवाल में, इस 510 और 634 का, क्या पता एसेट की कॉस्ट दी हुई हो, क्या पता एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नीचे नोट्स में दी हो। तो इसलिए मेरा डाउट है कि भाई ये कैरिंग अमाउंट पे बन रहा है फ़िलहाल तो। लेकिन मैं नीचे जाता हूँ आपके सामने और मैं देखता हूँ कि मुझे यहाँ पर कोई डिटेल दी है। आप देख सकते हैं मुझे सवाल में एसेट्स की कोई डिटेल, कोई ब्रेकअप नहीं दिया हुआ, अपेरेंटली नज़र आ रहा है मुझे। तो मैं यहाँ पर आप श्योरिटी से कह सकता हूँ कि आपका जो प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट है वो जो है वो कैरिंग अमाउंट पे बनेगा। तो मैं यहाँ पर प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो है अकाउंट बनाया, मैंने ओपनिंग बैलेंस जो है वो 510 पुट कर दिया है, और क्लोजिंग बैलेंस जो है मैंने वो 634 पुट कर दिया। नेक्स्ट वन, मेरे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा है, लेकिन मैंने इसको रेड कलर दिया है और लिखा है NA नॉट एप्लीकेबल। ये मैंने जानबूझ के इसलिए बनाया है क्योंकि हो सकता है किसी सवाल में यहाँ पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट दी हो, और साथ ही आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो दी गई हुई हो। तो यहाँ पर आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट की ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने जानबूझ के उसका टेम्पलेट यहाँ रखा हुआ है ताकि आप इसको देख लीजिए और आप अकाउंट बनाने के काबिल बन जाएं। मैं कोई और सवाल करूँगा वहाँ पर हम ये टेम्पलेट का इस्तेमाल करेंगे, इस सवाल में इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद करंट एसेट्स में मैं आ जाता हूँ इन्वेंट्री। ओके, इन्वेंट्री के ऊपर मेरा रूल क्या कहता है, मैं देखता हूँ जी। इन्वेंट्री के ऊपर जो है हमारा असूल ये कहता है कि हमने इन्वेंट्री को लाइन बाय लाइन जो है वो ट्रीट करना है। अब लाइन बाय लाइन ट्रीट करने का मतलब जो है वो क्या है, आपने यहाँ साइड पे लिखना है इन्वेंट्री को। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैंने ये कैलकुलेशन थोड़ी करके रखी हुई है, ठीक है, ताकि टाइम सेव हो जाए। देखिए, पहली बात मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका ईयर स्टार्ट है 20x2 और ये आपका ईयर एंड है। आपके पास ईयर स्टार्ट पे इन्वेंट्री 460 थी और आपके पास ईयर एंड पे इन्वेंट्री 420 है। तो आप 460 से 420 में मूव करें, इसका मतलब आपकी इन्वेंट्री में डिक्रीज़ आ रहा है। तो पहली बात है, मैंने डिक्रीज़ इन इन्वेंट्री लिख दिया। ठीक है, अच्छा मैं 2 मिनट के लिए इसको कट कर देता हूँ। आपने ये पहले लिखना है डिक्रीज़ इन इन्वेंट्री। ओके, फिर आपने ब्रैकेट ओपन करके इस तरह लिख दिया। ये मैंने आपकी समझ के लिए लिखा है, ठीक है। आप डायरेक्ट फार्मूला लगा के भी ये वर्किंग निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपकी समझ के लिए लिख रहा हूँ। ये 460 माइनस 420, अब मुझे नज़र आ रहा है कि इन्वेंट्री में डिक्रीज़ आ रहा है। अब यहाँ पर चैलेंज ये है या इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये पॉजिटिव फिगर आएगी या ये नेगेटिव फिगर आएगी। तो देखिए, इन्वेंट्री जब आपकी डिक्रीज़ होती है इसका मतलब है कि वो सेल्स में कन्वर्ट हो रही है। सेल्स में कन्वर्ट होने का मतलब है कि यू आर जनरेटिंग कैश, सो इट विल बी ट्रीटेड एज a positive figure, it will be treated as a cash inflow, it will contribute in cash inflows। so ये एक पॉजिटिव फिगर के तौर पे जो है वो हम लिखेंगे। डिक्रीज इन्वेंट्री 40 का कैश इनफ्लो रिकॉर्ड करेंगे। ओके,
उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। सबसे पहले तो मैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़ की बात करूंगा। देखिए पहले तो ट्रेड रिसीवेबल में आ जाएं आप। ट्रेड रिसीवेबल भी मुझे पता है लाइन बाय लाइन ट्रीट होना है। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं? मेरे क्रेडिट कस्टमर, या तो मेरे क्रेडिट कस्टमर से मैं कैश रिकवर करता हूँ या मैं अपने क्रेडिट कस्टमर को सेल करता हूँ। अगर मैं उनसे कैश रिकवर करूँगा तो ये कैश इनफ्लो है, अगर मैं उनको सेल करूँगा तो मैं अपने कैश को स्टक कर रहा हूँ। तो अगर मैं क्रेडिट सेल करूँगा मेरा कैश स्टक होगा, मैं इसको कैश आउटफ्लो के कॉन्टेक्स्ट में लेके जाऊँगा। अगर मैं कैश रिकवर कर रहा हूँ तो मैं इसको कैश इनफ्लो के कॉन्टेक्स्ट में लेके जाऊँगा। सो अब देखते हैं क्या करना है इसका। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा इंक्रीज इन रिसीवेबल। अब इंक्रीज क्यों लिखा है? 320 से 390 पे जा रहे हैं, 70 का इंक्रीज आ रहा है, नज़र आ रहा है। सो मैंने 320 पहले लिखा, 390 बाद में लिखा, 70 का इंक्रीज आ रहा है। अब देखिए रिसीवेबल इंक्रीज होने का मतलब है कि यू आर मेकिंग मोर सेल्स, यू आर सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि आप अपने कैश को स्टक कर रहे हैं। यू आर नॉट गेटिंग द कैश टेक्निकली, यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। अब आपका कस्टमर जब आपको पे करेगा तो आपके रिसीवेबल्स डिक्रीज होंगे और वो कैश इनफ्लो होगा। अभी आपका कैश जो है वो आपका स्टक हो रहा है, तो इसलिए हम इसको कैश आउटफ्लो के कॉन्टेक्स्ट में लेंगे। ये हम नेगेटिव फिगर दिखाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर 70 का नेगेटिव आ रहा है। इसमें मैं आपको एक चीज़ करके दिखा देता हूँ। इसमें आपने इज इक्वल टू करके 320 माइनस 390 लिखना है, तो आपके पास -70 आएगा। अगर आपने इसको 390 माइनस 320 किया ना तो देखें 70 पॉजिटिव आएगा, तो ये काम गड़बड़ हो जाएगा। सो आपने इसको दूसरे तरीके से करना है। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। इमेजिन दिस कि अभी आपने सिर्फ ये दो चीज़ें कंप्लीट की हैं, पेएबल्स या रीपेमेंट ऑफ लोन। फॉर एग्जांपल आप समझ लें 2 मिनट के लिए ये गायब है, सिर्फ अभी आपने ये दो चीज़ें ट्रीट की हैं। ठीक है। और ये तीन चीज़ें जो है, लेट से मैं इसके ऊपर एक काम करता हूँ। ये देखें मैं इसको जो है वो कोई ऐसा कलर जो है मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ। ये लें, आप ये समझें ये है ही नहीं, इस तरह समझ लें आप। अब उसके बाद जो है आपके पास है इंटरेस्ट रिसीवेबल। इंटरेस्ट रिसीवेबल बेसिकली क्या है जी, इसके ऊपर देखते हैं हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इंटरेस्ट रिसीवेबल या डिविडेंड रिसीवेबल के लिए हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट की थीम क्या है? वी हैव टू यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्रूड इनकम। इंटरेस्ट रिसीवेबल का मतलब ये कि मैंने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया है और उसके ऊपर मुझे अभी तक इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ। मैंने अर्न तो कर लिया है लेकिन मुझे इन द फॉर्म ऑफ कैश रिसीव नहीं हुआ, तभी तो ये रिसीवेबल बन रहा है। तो ये मेरा एसेट है, तो मुझे इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। इससे मुझे फिगर किस चीज़ की मिलेगी? इससे मुझे इंटरेस्ट रिसीव की फिगर मिलेगी। यहाँ पर आपको डिविडेंड रिसीवेबल के नाम से भी एक चीज़ नज़र आ सकती है। डिविडेंड रिसीवेबल के लिए आप अलग अकाउंट बनाएंगे और उससे हमें क्या पता लगेगा? डिविडेंड रिसीव्ड, कैश इनफ्लो होगा ये हमारे लिए। ठीक है। तो आपने यहाँ पर अकाउंट बनाना है इसका। अब आप एक काम करेंगे कि आप यहाँ जो है नीचे आएंगे, आप इसका जो है वो एक्रूड इनकम का जो है वो एक अकाउंट बनाएंगे। इंटरेस्ट रिसीवेबल एक्रूड इनकम। ओपनिंग बैलेंस जो है आपके पास 9 आएगा, क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपके पास 4 आएगा। ठीक हो गया। सो वी आर डन विद दिस। उसके बाद हमारे पास है इन्वेस्टमेंट। देखिए इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैं आपको, अब वापस जाते हैं टेबल के ऊपर। ठीक है। इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है देखिए वो आपसे क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट अगर करंट एसेट्स में लिखी हुई है तो नॉर्मली इट विल बी कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट। जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स को हम कैश इक्विवेलेंट ट्रीट करते हैं, और ये आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की वर्किंग में जाएगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूँ बात कि व्हाट आर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। देखिए कैश में तीन चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं। नंबर 1 कैश एट बैंक। ओके, वो पैसा जो आपके बैंक अकाउंट में मौजूद है दैट इज़ नोन एज कैश एट बैंक। कैश इन हैंड मीन्स वो पैसा जो आपके पास हार्ड कैश आपके ड्रॉर में रखा हुआ है बिजनेस में, वो आपको जो है कहलाता है कैश इन हैंड। बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर आप ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे रहे हैं बैंक से तो वो भी आपका कैश के कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है क्योंकि आप कैश इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एक अलग बात है कि आपने बैंक को पैसे वापस करने, इट विल क्रिएट अ नेगेटिव बैलेंस इन योर अकाउंट्स। कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं? वो इन्वेस्टमेंट्स, वो इंस्ट्रूमेंट्स जो कि फ़ौरन से कैश में कन्वर्ट हो जाए विदाउट लूजिंग और विदाउट अ सिग्निफिकेंट चेंज इन देयर वैल्यू, जो अपनी वैल्यू को लूज ना करें सिग्निफिकेंटली, उनको हम बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक हो गया जी। अब मुझे कैसे पता कि ये इन्वेस्टमेंट कैश इक्विवेलेंट है? एक तो बात है तजर्बे की बात है, दूसरी बात ये कि सवाल बहुत सारे किए हैं इसलिए पता है, तीसरी बात है अच्छा कुछ भी नहीं पता है तो मैं देखूंगा नीचे नोट्स में जाके कि इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई कमेंट तो नहीं लिखा हुआ। तो मैं नीचे जाता हूँ और देखता हूँ इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई कमेंट लिखा हुआ है।
वो कहता है द करंट एसेट इन्वेस्टमेंट वाज ए 30-day गवर्नमेंट बॉन्ड। मैंने आपको बोला है गवर्नमेंट बॉन्ड जो है वो कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन में फॉल करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर बड़ा श्योरिटी से पहले ही लिखा हुआ था कि ये इन्वेस्टमेंट्स चूँकि करंट एसेट्स में आ रही हैं तो ये डेफिनेटली गवर्नमेंट बॉन्ड होगा या कोई ऐसी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगी जो कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन को क्वालिफाई करती है, इसलिए मैंने लिखा इसको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की वर्क में लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी आपको बता दूँ क्योंकि बिल्कुल इसके नीचे अगर आप देखें तो मेरे पास कैश एट बैंक और कैश इन हैंड भी आ रहा है, ये भी कैश की डेफिनेशन में आते हैं। तो ये तीनों आइटम इन्वेस्टमेंट्स, कैश एट बैंक होना चाहिए था, ये वर्ड गलत लिखा है बुक में, और कैश इन हैंड, ये तीनों लफ्ज़ जो हैं आपके पास, ये तीनों आइटम्स जो हैं ये आपके पास कहाँ आ जाएंगे, ये आपके पास कैश इक्विवेलेंट्स की वर्किंग में आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर कैश इक्विवेलेंट्स की वर्किंग जो है वो ओपन करता हूँ। देखिए कैश इक्विवेलेंट्स, देखिए 0.50 इन्वेस्टमेंट, 0 and 50, कैश एट बैंक 0.75, 0 and 75। देखिए ये मैंने कंप्लीट कर दिया, ये मैंने कंप्लीट कर दिया। कैश इन हैंड 5 and 7, ये मैंने कंप्लीट कर दिया। ये मैंने इमेजिन करे नहीं लिखा अभी तक, इस तरह समझ लें इसको आप, ये मैंने लिखा ही नहीं है। ओके, सो ये तीन आइटम्स मैंने यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, चूँकि मैंने फार्मूला लगाया इसका टोटल आ रहा है, आप इमेजिन करें कि ये मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट की अभी फिगर यहाँ पर लिखी ही नहीं है, ये 70 -70 और ये 0 लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है आपके पास ये आंसर जो है वो इस तरह से आ रहा है। जब बैंक ओवरड्राफ्ट मैं लिख सकता हूँ, मुझे लिखने में कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि हमने सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना। मैं बैंक ओवरड्राफ्ट उस वक्त लिखूँगा जब मैं करंट लाइबिलिटीज़ में पहुँचूँगा। ओके, अब अगर आप नोट करें तो एसेट साइड मैंने कंप्लीट कर दिया। अ क्विक रिव्यू, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंट बनेगा कैरिंग अमाउंट के ऊपर, इन्वेंट्री लाइन बाय लाइन बेसिस, ट्रेड रिसीवेबल लाइन बाय लाइन बेसिस, इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट बनेगा एक्रूड इनकम का, और इससे हमें पता लगेगा इंटरेस्ट रिसीव्ड। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अकाउंट से हमें क्या पता लगेगा, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट नॉर्मली पता लगता है कि हमने कितने एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर परचेज किए। इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स में दी हुई है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन में फॉल करेगी। कंफर्मेशन के लिए नोट्स पढ़ लिए, वहाँ से ये बात पता लगी। कैश एट बैंक कैश इक्विवेलेंट की वर्किंग में जाएगा, कैश इन हैंड कैश इक्विवेलेंट की वर्किंग में जाएगा। ओके, नेक्स्ट आइटम है जी आपके पास कैपिटल एंड रिजर्व्स। 4 आइटम्स है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन, रिटेन प्रॉफिट्स। टेबल में जाते हैं और देखते हैं क्या बोलता है वो। नंबर 1 ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे, शेयर प्रीमियम का अकाउंट बनाएंगे, रिटेन अर्निंग्स का अकाउंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व का भी अकाउंट बनाएंगे। इस अकाउंट से हमें पता क्या लगेगा, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल से राइट और बोनस इशू का पता लगेगा, शेयर प्रीमियम से राइट और बोनस इशू का पता लगेगा, रिटेन अर्निंग से डिविडेंड पेड का पता लगेगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व से रिवैल्यूएशन गेन के बारे में पता लगेगा। सो 4 अकाउंट्स ओपन करूंगा आपके सामने। ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड रिटेन अर्निंग्स। आइए जी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिख देते हैं इसके। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 300 एंड 363, शेयर प्रीमियम 92 एंड 89, रिवैल्यूएशन रिजर्व 0 and 50, and retained profits -70 and 63। सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस पुट किए, किसी अकाउंट को बैलेंस नहीं किया, कोई और फिगर पुट नहीं की। ओके, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर वापस चलते हैं जी, देखते हैं क्या बोलता है इसके ऊपर हमारा टेबल। लोन को लाइन बाय लाइन बेसिस के ऊपर, या तो लोन आप बैंक से लेंगे एक्वायर करेंगे, या लोन बैंक को पे करेंगे। एक्विजिशन ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, अंडरस्टूड बात है। लोन एक्वायर करोगे कैश इनफ्लो होगा, लोन पे करोगे कैश आउटफ्लो होगा, रीपेमेंट से आपका कैश का बैलेंस रिड्यूस होगा। लोन नोट्स इशू करोगे कैश इनफ्लो होगा, लोन नोट्स रिडीम करोगे कैश आउटफ्लो होगा। यहाँ पर रिडम्पशन हो रही है या इशू हो रहे हैं, देखते हैं। 40 से 0 रिडम्पशन, 349 से 329, 20 से आप रिडीम कर रहे हैं लोन नोट्स को। ओके, नज़र आ रहा है। लाइन बाय लाइन बेसिस पे चलेंगे। अब ये देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि इमेजिन करिएगा कि ये नहीं लिखा हुआ, तो ये देखिए रीपेमेंट ऑफ 10% लोन नोट, रीपेमेंट का वर्ड यूज़ किया क्योंकि आपका कैश आउटफ्लो हो रहा है, इसलिए रीपेमेंट का वर्ड यूज़ किया है। अगर 0 से 40 जा रहे होते तो इशू ऑफ लोन नोट का वर्ड यूज़ करता और ये कैश इनफ्लो दिखाता, पॉजिटिव आता। रीपेमेंट हो रही है, कैश आउटफ्लो होगा।
40 से 0 पे जा रहे हैं आप, 40 का कैश आउटफ्लो। 349 से 329 पे जा रहे हैं, 20 का कैश आउटफ्लो। नेक्स्ट वन, करंट लाइबिलिटीज़, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की वर्किंग में फॉल करता है ये देखिए, मैंने कहा था इमेजिन कीजिए, ये नहीं लिखा हुआ, अब लिखा है, रेड कलर दिया है। मेक श्योर कि ये आप नेगेटिव फिगर लिखिए, क्योंकि ये लाइबिलिटी है। अगर आपने इसको 70 पॉजिटिव लिख दिया तो आपका जो है वो आंसर जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, ट्रेड पेएबल्स इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स वाला ही ट्रीटमेंट है इसके ऊपर भी, ठीक है। ये देखिए, ट्रेड पेएबल्स लाइन बाय लाइन सप्लायर्स हैं। अगर आप सप्लायर्स को पे करेंगे तो पेएबल्स रिड्यूस होंगे, कैश आउटफ्लो होगा। अगर आपका जो है वो सब पेएबल्स बढ़ रहा है, इसका मतलब आप गुड्स परचेस करें क्रेडिट पे, इन अदर वर्ड्स यू आर नॉट पेइंग दम कैश, you are saving your cash, so it will be considered as cash inflow. ओके, सो लाइन बाय लाइन बेसिस पे चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये मैंने ब्लैक आउट किया हुआ था इसको, ये देखिए। ओके, ये रीपेमेंट ऑफ लोन की हेडिंग डाली थी मैंने। ये देखिए, अब मुझे नज़र आ रहा है 400 से 550, 400 से 550, 150 का आपके पेबल्स में इंक्रीज़ आ रहा है। पेबल इंक्रीज़ हो रहे हैं, यानी कि आप क्रेडिट के ऊपर परचेस कर रहे हैं, कैश इनफ्लो कंसिडर होगा। ये आपने लिख लिया। इनकम टैक्स के ऊपर आपका अकाउंट क्या टेबल क्या कहता है? इनकम टैक्स के लिए आप टैक्स पेएबल का अकाउंट बनाएंगे, लाइबिलिटी है, इससे आपके पास टैक्स पेड की फिगर आएगी। सो मैं आपके सामने जो है वो टैक्स पेड का जो है वो अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है जी। ये देखिए, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग लाइबिलिटी, मेक श्योर मैं 400 लिखने लगा था, 90 है, और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 100 है। ये मिस्टेक मुझसे भी हो सकती है, मैं यहाँ पर मेरा कर्सर गया, 400 लिखने लगा था, फिर एकदम ख्याल आया जो ट्रेड पेएबल्स हैं। और उसके बाद आपके पास है एक्रूवल्स। अब ये मुझे एक्रूवल्स पता नहीं है लाइबिलिटी क्यों जनरेट हो रही है, इसके बिहाइंड द सीन क्या लॉजिक है, तो मैं सेफ साइड के लिए एक अकाउंट ओपन कर दूंगा एक्रूवल्स का, ठीक है ना, और मैं इसकी जो है वो लाइबिलिटी बना दूंगा। ओपनिंग बैलेंस जो है मेरे पास है 33 और क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास है 36। अच्छा, आई होप सो कि मैंने इसमें कोई गलती नहीं की है किसी चीज़ को लिखने में, ठीक है। अभी तक सब ठीक जा रहा है, कोई फिगर मैंने गलती लिखी, मेक श्योर आपने करना है इस चीज़ को, डबल वेरीफाई कर लिया करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। ओके, अगर आप नोट करें तो मैंने एसओएफपी के सारे आइटम्स ख़त्म कर दिए हैं। अब मैं मूव करूँगा प्रॉफिट लॉस पे। सबसे पहले हम प्रॉफिट लॉस में जाते हैं, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस पे। एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपकी बुक वाला जो क्वेश्चन शुरू करता है या फॉर्मेट जो है, उसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स से क्वेश्चन शुरू किया जाता है। वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से क्वेश्चन स्टार्ट करेगा, फिर फाइनेंस कॉस्ट को इसमें वापस ऐड करेगा, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट को लेस करेगा, अल्टीमेटली वो 304 पे ही पहुंचेगा। मैं क्या करता हूँ, मैं जो है वो डायरेक्ट सवाल शुरू करता हूँ। ये देखिए, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस उठाया यहाँ से, मुझे पता है कि क्वेश्चन शुरू ही प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से करना है मैंने, तो PBIT लिखूंगा या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मेरी पहली हेडिंग होती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के क्वेश्चन में, ठीक है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से मैं सवाल शुरू करूंगा। अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स से सवाल शुरू करें तो आपको ये दो अमाउंट्स रिवर्स करनी पड़ेंगी, अल्टीमेटली आप प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस पे ही पहुंच जाएंगे। आउटर कॉलम में जो है वो आपने 304 जो है वो आपने लिख दिया, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब क्या करना है, अब अगला आइटम जो है वो हमने जो है वो देखना है कि अगला आइटम क्या है हमारे पास, ठीक है जी। अगला आइटम हमारे पास है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। मैं ये देखूंगा कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई एसेट तो नहीं है मेरे पास, या कोई लाइबिलिटी तो नहीं एग्जिस्ट करती मेरी एसओएफपी में। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, उसके ऊपर मेरी इनकम $5 की बनती है। मेरी इनकम क्यों बनेगी, मैंने क्या इन्वेस्टमेंट की थी? ये तो कुछ इंटरेस्ट रिसीवेबल के रिलेटेड बात हो रही है कि मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, ये तो उसके साथ इसका कनेक्शन बन रहा है। तो मैं यहाँ पर देखूंगा कि इस पर्टिकुलर आइटम का किसी एसओएफपी के आइटम के साथ कनेक्शन बनता है। नॉर्मली जो इनकम होती है उसके अगेंस्ट एक्रूड इनकम का कनेक्शन बनता है, और जो एक्सपेंसेस होते हैं उसका कनेक्शन एक्रूड एक्सपेंसेस के साथ बनता है। जैसे मैं अगर क्विक बोलूँ बहुत, इनकम टैक्स एक्सपेंस टैक्स पेएबल के साथ कनेक्शन है, फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस इंटरेस्ट पेएबल के साथ कनेक्शन है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रिसीव या डिविडेंड रिसीव के साथ इसका कनेक्शन है। ओके, सो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट का जो कनेक्शन है वो आपका किसके साथ है? वो कनेक्शन आपका बनता है जनाब
इंटरेस्ट रिसीवेबल के साथ। अच्छा, इनकम है ये। अब देखिए मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर एक्रूड इनकम की एंट्री की है। देखिए इनकम रिसीवेबल एंड इनकम क्रेडिट। इनकम क्रेडिट इसलिए की क्योंकि ये मेरे अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है। इनकम रिसीवेबल इसलिए की है यानी कि ये मुझे पैसा अभी तक नहीं मिला। अब मुझे ये बात कैसे पता है कि ये पैसा भी मुझे नहीं मिला? इसलिए क्योंकि यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एसेट एग्जिस्ट करता है। ये देखिए इंटरेस्ट रिसीवेबल। अगर ये इनकम मुझे सारी की सारी मिल जाती तो यहाँ पर कैश डेबिट होता। यहाँ पर मेरी इनकम जो है वो क्या हो जाती, वो क्रेडिट हो जाती, और मेरा कैश यहाँ पर जो है वो डेबिट हो जाता। समझे मेरी बात को आप? तो ये इस तरीके से हम चीज़ को लेके चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस अकाउंट को, ये प्रॉफिट और लॉस, देखिए इनकम रिसीवेबल आपका डेबिट हो रहा है इनकम की वजह से। सो यहाँ पर हम कितने अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पर हम अमाउंट लिख देंगे जी। क्या अमाउंट आ रही है हमारी? 5। ओके, सो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। 9 + 5 14, 14 - 4 10, 14 - 4 10। तो मेरे पास जो यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव्ड आ रहा है वो 10 आ रहा है। ये मेरा अकाउंट बैलेंस हो गया है, ठीक है ना। वी आर डन विद दिस। ठीक है, मैं इसका जो कलर है वो चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना। कोई और कलर दे देते हैं इसको, ताकि ये है कि ना आपका, ये आपको पता हो कि हाँ ये मैंने अकाउंट बैलेंस कर दिया। ओके, उसके बाद हमारे पास जो है वो है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का कॉरस्पॉन्डिंग जो लाइबिलिटी होती है वो इंटरेस्ट पेबल होती है। लेकिन मुझे तो सवाल में इंटरेस्ट पेबल नज़र नहीं आया, मुझे एक्रूअल्स नज़र आया था। तो अभी चूँकि सवाल की अर्ली स्टेज के ऊपर हूँ, नीचे नोट्स भी नहीं पड़े, तो एक काम करता हूँ, इंटरेस्ट पेबल का ना अकाउंट बना देता हूँ या इंटरेस्ट एक्रूअल के नाम से। और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का तो मुझे आइडिया नहीं है अभी, क्योंकि मुझे, अगर मैं अभी की बात करूं तो मुझे तो ओपनिंग बैलेंस भी नहीं मिला, मुझे क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं मिला, एसओएफपी तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी इंटरेस्ट पेएबल के नाम से। प्रॉफिट और लॉस में कितना चार्ज है? 19 का। ऑब्वियसली कोई लॉजिक है तभी बनाया मैंने अकाउंट, आपको समझाऊंगा मैं। सो उसके बाद मेरे पास है इनकम टैक्स एक्सपेंस, जो कि 104 का। इसका कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी क्या है? इसकी कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी है मेरे पास टैक्स पेएबल अकाउंट। ये मेरा एक्रूड एक्सपेंस का अकाउंट एक तरह से कह सकते हैं। जब आप टैक्स को रिकॉर्ड करते हैं, क्या एंट्री करते हैं, टैक्स एक्सपेंस डेबिट, टैक्स पेएबल क्रेडिट, तो टैक्स पेएबल आपका क्रेडिट हो रहा है टैक्स एक्सपेंस की वजह से 104 से। ठीक है जी। ओके, सो इस अकाउंट को हम बैलेंस कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं इसको बैलेंस। ठीक है, 194 माइनस 100, 94 आंसर आ रहा है इसका। कैश आउटफ्लो है आपका। ये अकाउंट भी बैलेंस हो गया। इसका कलर चेंज कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास है प्रॉफिट फॉर द ईयर। मैंने आपको यहाँ से टेबल से कुछ चीज़ें नहीं पढ़ाई, मैं आपको वो थोड़ा रिकॉल करा देता हूँ। ये देखिए, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन, डिविडेंड, इन्वेस्टमेंट या इंटरेस्ट इनकम। आई नीड टू वेरीफाई वेदर आई हैव रिसीव दिस होल अमाउंट और इज देयर एनी रिसीवेबल रिलेटेड टू दिस। आई विल गो टू करंट एसेट्स एंड चेक। आई डिड फाइंड इंटरेस्ट रिसीवेबल। मुझे इंटरेस्ट रिसीवेबल की फिगर मिली। ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस के ऊपर देखें, इससे हमें इंटरेस्ट पेड मिलेगा। I need to verify whether I have paid this whole amount or is there any payable related to this। अगर तो पेबल है तो लाइबिलिटी होगी, नहीं होगा तो नहीं होगी। अब देखते हैं, करंट लाइबिलिटीज़ में जाएं, इंटरेस्ट एक्रूवल है। अभी तक मुझे इंटरेस्ट एक्रूवल नज़र नहीं आया, लेकिन मैंने फिर भी अकाउंट बना दिया। टैक्स एक्सपेंस से रिलेटेड टैक्स पेड हमें अमाउंट मिलेगी। मैंने वेरीफाई करना है इससे रिलेटेड कोई कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी है। यस है, मुझे टैक्स पेबल का अकाउंट नज़र आया है करंट लाइबिलिटीज़ में। एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर रिटेन अर्निंग्स के अकाउंट में जो है वो हम इसको मूव करेंगे। तो ये देखिए, मैंने टेबल में तमाम 23 के 23 आइटम्स के बारे में जो है बात की कि कौन सा आइटम के ऊपर आपने क्या करना है, उससे हमें क्या फिगर मिलेगी और वो कौन सी एक्टिविटी में जाएगा। वो मैंने आगे बना के रखा हुआ है, वो मैं आपको एंड में बताता हूँ कि कौन सी चीज़ कौन सी एक्टिविटी में जाएगी। ठीक है, कोई चीज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगी, कोई ऑपरेटिंग में जाएगी और कोई जो है वो आपके पास फाइनेंसिंग में जाएगी। ओके, आगे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जी। अब हमारे पास एडजस्टमेंट्स हैं। ओके, एडजस्टमेंट्स नहीं, अभी एडजस्टमेंट नहीं है। प्रॉफिट फॉर द ईयर में पहुंचे थे, 186 का आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर रिटेन अर्निंग्स के अकाउंट में जाएगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर आपके पास 186 है आपके पास। ठीक है जी। ओके, मैं इस अकाउंट को बैलेंस कर देता हूँ। इज इक्वल टू 116 माइनस 63, 53 का मेरे पास डिविडेंड पेड आ रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात अभी बताना चाहता हूँ, वो ये कि देखिए इस अकाउंट से मेरे पास डिविडेंड पेड आ गया। डिविडेंड रिटेन अर्निंग्स का अकाउंट मैंने लिखा है ऑलवेज मेक दिस अकाउंट टू वेरीफाई द डिविडेंड्स। देखिए मैंने ये इसलिए लिखा क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, मुझे तो ये बात पता है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी दी होगी, वहाँ से डिविडेंड पता लग जाएगा। ओके,
चेक लिस्ट है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी नहीं दी, अदर इन्फॉर्मेशन में डिविडेंड दिया है, चले चलते हैं देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डिविडेंड दिया है। तो ये डिविडेंड हमें बताया गया 53,000 का डिविडेंड, जो कि मेरा आंसर भी आ रहा है। तो मैं कहूँगा अच्छा यार मुझे तो रिटेन अर्निंग्स का अकाउंट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको अकाउंट इसलिए बना के दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है किसी और सवाल में आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी ना दी गई हो और आपके पास जो है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो भी गिवन ना हो। तो सूरत हाल में जो है वो आप ये अकाउंट बना के जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं रिटेन अर्निंग्स की मदद से डिविडेंड पेड की अमाउंट। सो बी केयरफुल, आप इसको भूलिएगा मत। ओके, नेक्स्ट वन आपके पास अब दो अकाउंट हमारे बैलेंस हो गए, टैक्स पेबल भी हो गया, रिटेन अर्निंग्स भी हो गया। अब यहाँ पर एक अगली चीज़ है गेन ऑन प्रॉपर्टी रिवैल्यूएशन। जब आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर रिवैल्यूएशन गेन आता है तो आप क्या एंट्री करते हैं, एसेट को डेबिट करते हैं, रिवैल्यूएशन सरप्लस या रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट करते हैं। इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दे देते हैं हम दो अकाउंट्स में। एसेट को डेबिट करते हैं जी, सबसे पहले तो ऊपर जाके ये देखिए एसेट को मैंने डेबिट कर दिया 50 से, और मैंने जो है वो शेयर बोल रहा हूँ, रिवैल्यूएशन रिजर्व को मैंने क्रेडिट कर दिया 50 से। ये देखिए ये अकाउंट बैलेंस हो गया है ऑटोमेटिक, इसका मतलब ये है कि ये अकाउंट क्लोज है मेरा, ठीक है। उसके बाद मेरा सवाल यहाँ कंप्लीट हो गया। अब मेरे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसमें सबसे पहले मेरे पास मैं छोटी एडजस्टमेंट्स पहले पढ़ लेता हूँ। नंबर 1, इंटरिम डिविडेंड्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 53,000, हमने इसको अकाउंट फॉर कर लिया है। डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन देखिए आप चार्ज करें 87,000 की। आपको ये बात पता होना चाहिए, डेप्रिसिएशन की एंट्री याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन इज़ योर एक्सपेंस, इट विल बी डेबिटेड, ठीक है। और अब अगर तो आप एसेट का अकाउंट कॉस्ट से बना रहे हैं तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगी। अगर आप एसेट का अकाउंट कैरिंग अकाउंट पे बना रहे हैं तो फिर एसेट अकाउंट आप क्रेडिट करते हैं, ठीक है। ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। अब यहाँ पर हम जो है जो एसेट अकाउंट बना रहे हैं वो कैरिंग अमाउंट पे बना रहे हैं, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी। अब मैं आपके सामने इसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, देखिए 2 सेकेंड के लिए, ये लें। तो हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होगा और एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा, ये बात याद रखिएगा। इसलिए मैं यहाँ पर एसेट अकाउंट को जो है वो 87,000 से क्रेडिट कर रहा हूँ, ठीक हो गया। नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंक्लूड सर्टेन प्रॉपर्टीज विच वर रीवैल्यूड इन द ईयर, हमने रिवैल्यूएशन की जो है वो एंट्री कर दी। देखिए मैंने आपको सिर्फ वो पॉइंट्स पढ़ाए जो आसान थे और जिनकी एडजस्टमेंट हमने कर लिए। सेकंड मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ दिया है, मैंने जानबूझ के 1 और 4 छोड़ा क्योंकि इसके ऊपर वर्किंग करनी है। पहले 4 के ऊपर वर्किंग करते हैं, 4 आसान है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डिस्पोज ऑफ इन द ईयर हैड अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 75,000। देखिए आपने एसेट का अकाउंट कैरिंग अमाउंट पे बनाया, आपको डिस्पोजल का अकाउंट भी कैरिंग अमाउंट पे बनाना पड़ेगा। जो एसेट की कैरिंग अमाउंट है वो हमारे पास है 75,000। हम इस एसेट को कितने का सेल कर रहे हैं, हम इसको 98,000 का सेल कर रहे हैं। 75 कैरिंग अमाउंट है, कैरिंग अमाउंट जो है इज़ ग्रेटर और लेस, कैरिंग अमाउंट इज़ लेस देन कैश प्रोसीड्स, तो आपके पास गेन है। कितना गेन आएगा आपके पास, 98 माइनस 75, 23,000 का आपके पास जो है वो गेन है, ठीक है। सो अब देखिए एक बात यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, हो सकता है किसी वैल्यू को पुट करने में मुझसे गलती होगी हो सकता है कि कोई फार्मूला मैंने गलत लगा दिया, हो सकता है कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन मैंने गलत कर दी हो। मैं लाइव क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, मैं भी जो है ना वो एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, ऑल्दो मैं एक ट्रेनर हूँ, एक ट्यूटर हूँ मैं, लेकिन मैं आपको एग्ज़ाम के पॉइंट से बता रहा हूँ। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एक मरतबा क्विक रिव्यू ज़रूर करूँगा अपनी फिगर्स का, ठीक है, या मैं अभी चेक करूँगा साथ के साथ। देखिए जैसे मैं यहाँ चेक कर सकता हूँ, 75,000 सही लिखा है, यस, 98 सही लिखा है, यस, ओके, आई एम हैप्पी नाउ। अब मैं इसको कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को दोबारा से डबल क्रॉस, आप क्रॉस वेरीफाई जो है वो आप कर सकते हैं, डबल वेरीफाई कर सकते हैं आप, ठीक है, कोई मसला नहीं है सच, क्योंकि हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है। सो गलती होती तभी तो नंबर कटते हैं, वरना नंबर क्यों कटे। अब हमारे पास जो है गेन आया है डिस्पोजल के ऊपर 23 का, ओके फाइन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास शेयर इशू है, मैंने एंट्री पहले से करके रखी हुई है। अच्छा मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गया, जब आप डिस्पोज ऑफ करते हैं कोई एसेट तो आप यहाँ पर 2 एंट्रीज करेंगे। इन केस अगर आप एसेट का अकाउंट कैरिंग अमाउंट पे बना रहे हैं, आप डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट करेंगे, एसेट को आप क्रेडिट करेंगे कैरिंग अमाउंट से, और जो प्रोसीड्स आपके पास आई हैं उससे आप बैंक को डेबिट करेंगे और डिस्पोजल को क्रेडिट करेंगे।
नेक्स्ट वन जी शेयर इशू। देखिए ये मैंने वर्किंग परफॉर्म करके रखी हुई है। अब मैं उसको आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए वो कहता है 60,000 शेयर इशू कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स, बैंक आपका डेबिट होगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू इशूड प्राइस से, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू से, शेयर प्रीमियम क्रेडिट होगा नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय प्रीमियम से। आपकी नॉमिनल वैल्यू 50 सेंट्स, ओके, शेयर कैपिटल आपका क्रेडिट होगा 50 सेंट्स से। सो एक काम कर लेते हैं, 60,000 मल्टीप्लाइड बाय, मैं यहाँ पर आपके सामने फार्मूला लिख देता हूँ, 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.50, तो आंसर आएगा 30,000। कितने पे आप शेयर इशू कर रहे हो? 100% के प्रीमियम पे, यानी कि 50 सेंट्स का प्रीमियम 100% कितना था? 50 सेंट्स ही होते हैं। तो यही सेम फार्मूला यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, कॉपी पेस्ट का सहारा लीजिएगा पेपर में, आपका टाइम सेव होगा। अब आप यहाँ पर 50 सेंट्स और 50 सेंट्स कितना हो गया? $1। आप $1 के ऊपर जो है वो शेयर इशू कर, तो इशू प्राइस आपकी $1 हो जाएगी। 60,000 इंटू $1, 60,000। ये एंट्री कंप्लीट हो गई। आपके पास ओल्ड नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? मुझे इसके लिए एसओएफपी में जाना पड़ेगा, इक्विटी में। मेरे पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल नॉमिनल वैल्यू 50 सेंट्स है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 300 है। ठीक है जी, तो 300 को मैं डिवाइड करूँगा किसके साथ? नॉमिनल वैल्यू जो कि आपकी बनती है 50 सेंट्स। ये देखिए 300 डिवाइडेड बाय 50 सेंट्स, तो क्या हुआ? मेरे पास जो है वो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। 60,000 शेयर्स मैंने और इशू कर दिए। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 660। ये देखिए 600 प्लस 60, 660, और 1 for 10 का मैंने क्या किया है? बोनस इशू किया है। तो 66,000 मैंने मज़ीद शेयर इशू कर दिए। ठीक है, शेयर प्रीमियम को मैं डेबिट करूँगा, शेयर कैपिटल को मैं क्रेडिट करूँगा। किसकी बेस के ऊपर? किस चीज़ की बेस के ऊपर? बोनस इशू की वजह से। तो आपके पास ये देखिए 66 इंटू 0.5 जो कि नॉमिनल वैल्यू है, तो 33,000 से आपका जो है शेयर प्रीमियम डेबिट हो जाएगा, और शेयर कैपिटल जो है 33,000 से आपका क्रेडिट हो जाएगा शेयर कैपिटल। तो ये बोनस इशू की एंट्री हो गई। नहीं जी, मेरा पूरा सवाल कंप्लीट हो गया है A to Z। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं फॉर्मेट बनाऊँगा। नहीं, मैं फॉर्मेट नहीं बनाऊँगा। मैं पहले अकाउंट्स को बैलेंस करूँगा, जो मेरे अकाउंट्स अभी बैलेंस नहीं हुए। सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अकाउंट को बैलेंस करूँगा। मेरा बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है? इज़ इक्वल टू 721 माइनस 560, 161। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर एक चीज़ ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत कर दी है। ठीक है ना, मुझे ऐसा डाउट हुआ है क्योंकि मैंने राइट साइड पे हेडिंग दी। ये मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जल्दबाजी में आपने अकाउंट को कभी भी बैलेंस नहीं करना। आपने मेक श्योर करना है कि आपने सारे आइटम्स को जो है वो देखा। अगर आप गौर करें, अभी भी मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है जो मैंने जहाँ पर अमाउंट लिखी, डिस्पोजल। देखिए मैंने एक एसेट डिस्पोज किया था। अब ये मैंने इसलिए किया, मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। जब मैंने यहाँ पर डिस्पोजल अकाउंट जो है वो बनाया था, तो मुझे यहाँ पर कैरिंग अमाउंट मैंने लिखी थी 75। मुझे उसी वक्त ही ये 75 यहाँ भी पुट करना चाहिए था। इससे गलती का चांस ही होता। अब आपको आइडिया होगा कि मैं डबल एंट्री क्यों करता हूँ, ताकि दोनों साइड पे इफेक्ट जाए। ठीक है, अब मैं इसको अगर बैलेंस करूँगा ना, अब मेरी गलती नहीं होगी। अब देखिए आप 796, ठीक है, माइनस 560, 236 बैलेंस आ गया। ये अकाउंट मेरा बैलेंस हो गया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। ठीक है, शेयर कैपिटल का एंट्री पोस्ट करते हैं जी। ये देखिए शेयर कैपिटल में आपका शेयर कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो रहा था थोड़ा सा। अब मुझे सवाल की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, इस स्क्रीन को मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए अब आपको पूरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। थोड़ा सा इसको ज़रा कम करते हैं साइज़ को। ये देखिए अब आपके पास शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है कितने से? 30 से, और आपका जो है वो सॉरी ये यहाँ 30 से, ये आपका 30 से क्रेडिट हुआ है। ये राइट इशू की वजह से शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ, और शेयर प्रीमियम भी क्रेडिट हो रहा है राइट इशू की वजह से 30, और शेयर प्रीमियम डेबिट हो रहा है 33 से, और शेयर कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो रहा है आपके पास 33 से। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो है वो ये अकाउंट भी बैलेंस हो गया, और ये अकाउंट भी मेरे पास बैलेंस हो गया। अब उसके बाद जो है रिवैल्यूएशन ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स 53 ऑलरेडी बैलेंस है, टैक्स ऑलरेडी बैलेंस्ड है, डिस्पोजल ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑलरेडी बैलेंस्ड है, एक्रूअल्स, ओ अभी तो मैंने एक्रूअल्स की एडजस्टमेंट पढ़नी थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपके सामने जो है वो
सवाल जो है वो ओपन करता हूँ, ठीक है। ये देखिए ज़रा। अच्छा जी, आपको आई होप सो कि नज़र आ रहा होगा। मैं आपके सामने जो है सवाल पढ़ता हूँ। एक्रूअल्स की एडजस्टमेंट मैं करना भूल गया था, वो मैं आपको करवा देता हूँ। द एक्रूअल्स बैलेंस इंक्लूड इंटरेस्ट पेबल। देखिए जी, मेरा शक सही निकला। एक्रूअल्स के अंदर जो है वो आपको इंटरेस्ट पेबल की अमाउंट भी शामिल है। अब यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि इस अकाउंट में इंटरेस्ट की अमाउंट भी शामिल है, तो मैं इसमें से इंटरेस्ट की अमाउंट निकालूंगा बाहर। देखिए ओपनिंग बैलेंस अभी कितना आ रहा था, अभी ओपनिंग बैलेंस जो मेरे पास आ रहा है एक्रूअल्स का, वो आ रहा है 33। वो कहता है द एक्रूअल्स बैलेंस इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेबल ऑफ 33,000, ठीक है। 33,000, 33,000, इसमें से मैं 33,000 निकाल दूंगा। 33 माइनस 33, लें जी, यहाँ पर आंसर आ गया 0, ठीक है। ये ओपनिंग हो गया। एंड 6,000 इंटरेस्ट पेबल का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 6,000 है। अच्छा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ओके, डू इट इन दैट वे। वो कहता है द एक्रूअल्स बैलेंस इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेबल ऑफ 33 एट द स्टार्ट, तो आपने इंटरेस्ट पेबल में 33 ओपनिंग लिख दिया, सिंपल। एंड 6,000 एट सितंबर 2003, तो आपने यहाँ पर 6 लिख दिया। लेकिन याद ये भी रखना कि यहाँ पर अगर 33 लेकर आए हो तो यहाँ से 33 निकालना भी है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 33 माइनस 33, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस में से 36 माइनस 6, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 30। अब आप इन दो अकाउंट्स को बैलेंस कर दिए। देखिए मैंने आपको क्या कहा था, जो अकाउंट बैलेंस करूँगा उसको ग्रे कलर दे दिया ताकि याद रह जाए। मैं ये अकाउंट बैलेंस करना भूल गया था, मैं इसके बारे में मुझे याद नहीं था, लेकिन मैंने अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई हुई थी कि जो अकाउंट बैलेंस करूँगा उसको ग्रे कलर दूंगा, तो मुझे पता लग गया कि ये अकाउंट मैंने बैलेंस नहीं किया। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पास फिगर क्या आ जाएगी, 33 प्लस 19 माइनस 6, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 46, और यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 33 माइनस 33 0, 0 माइनस 30, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 30। पेएबल में देखें एक्रूअल्स बाय नेचर लाइबिलिटी है, पेएबल्स कह सकते हैं आप, या सन्ड्री एक्रूअल्स कह सकते हैं। बाय नेचर लाइबिलिटी, आपकी लाइबिलिटी में इंक्रीज़ आ रहा है, 0 से 30 पे जा रही है। लाइबिलिटी में इंक्रीज़ आता है तो कैश इनफ्लो में कंट्रीब्यूट करता है, लाइबिलिटी में डिक्रीज़ आता है तो कैश आउटफ्लो में कंट्रीब्यूट करता है। अब ये तो अकाउंट भी मेरे क्या हो गए, बैलेंस हो गए, मेरा मसला यहाँ पर हल हो गया, ठीक है। अब मैं जाऊँगा यहाँ पर फॉर्मेट के ऊपर और मैं देखता हूँ कि जी मैंने क्या सही किया और क्या गलत किया, देखते हैं, आंसर देखते हैं। अगर गलती हो भी गई तो कोई मसला नहीं है, हम उसको ठीक करेंगे, अच्छी बात है। लाइव क्वेश्चन कर रहा हूँ, गलती अगर हो भी गई तो कोई परेशानी की बात जो है वो नहीं है। डॉक्यूमेंट सेव करते रहा करें एक्सेल पे काम करते हुए, ताकि ये ना हो कि कल को आप डॉक्यूमेंट सेव कर ना करें और आपका डॉक्यूमेंट जो है वो ज़ाया हो जाए, ठीक है। सो सबसे पहला काम क्या करूँगा, आपके पास जो है वो एडजस्टमेंट्स, नहीं, सबसे पहले तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस की फिगर जो है वो मेरे पास आ गई। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस की फिगर जो है वो 304 थी, ये मेरे पास एसपीएल से आई थी, ओके। अब मैंने एडजस्टमेंट करी है, एडजस्टमेंट फॉर, अब मैं फॉर्मेट बनाऊं या मैं पहले अकाउंट देखूं, मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूं। आप अब करेंगे क्या, अब जो है एक नई डायरेक्शन में जो है हम वो बात करते हैं ज़रा।